भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस धारा 25 से 33। धारा 25 सहमति से नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। मुख्य बिंदु, अगर मौत या गंभीर चोट का इरादा नहीं है तो कोई अपराध नहीं। अगर किसी कार्य का उद्देश्य मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना नहीं है और कर्ता को यह नहीं पता है कि इससे ऐसा नुकसान हो सकता है, सहमति बहुत जरूरी है। अगर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति नुकसान सहने की सहमति देता है, सहमति स्पष्ट रूप से बताई जा सकती है या बिना शब्दों के समझी जा सकती है। जोखिम के बारे में जागरूकता, अगर व्यक्ति को नुकसान के जोखिम के बारे में पता है और वह सहमति देता है। उदाहरण, मान लीजिए कि ए और जी एमएसए के लिए तलवारबाजी करने के लिए राजी होते हैं। इस समझौते का मतलब है कि वे बिना धोखा दिए होने वाले किसी भी नुकसान के लिए सहमति देते हैं। अगर ए जी को निष्पक्ष रूप से तलवारबाजी करते समय चोट पहुंचाता है तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो आइए धारा 25 को समझते हैं। कानून उन कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर करता है जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना है और जो नहीं है। यदि आपका इरादा गंभीर नुकसान पहुंचाने का नहीं है और आप इस बात से अनजान हैं कि आपके कार्य से ऐसा होने की संभावना है, तो आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि नुकसान उठाने वाले व्यक्ति ने जोखिम के लिए सहमति दी हो। यहां सहमति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं जहां नुकसान एक झात जोखिम है, तो वे अनिवार्य रूप से संभावित नुकसान को सहने के लिए सहमत होते हैं। यह खेल, चिकित्सा प्रक्रियाओं या अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त बॉक्सिंग मैच के लिए सहमत होते हैं। वे चोट लगने के जोखिम को जानते हैं और स्वीकार करते हैं। यदि एक दोस्त दूसरे को सहमत नियमों के भीतर घूंसा मारता है और दूसरे को चोट लग जाती है, तो घूंसा मारने वाला अपराध नहीं कर रहा है। हालांकि अगर घूंसा मारने वाला गलत तरीके से खेलता है, जैसे कि इलीगल मूव्स का उपयोग करके, तो यह एक अपराध हो सकता है। अब आइए धारा 26 पर चलते हैं। सहमति से लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। मुख्य बिंदु, अगर मौत का इरादा नहीं है तो कोई अपराध नहीं। अगर किसी कार्य का उद्देश्य मृत्यु का कारण बनना नहीं है, भले ही वह नुकसान पहुंचा सकता है या कर्ता को यह पता हो कि इससे नुकसान होने की संभावना है, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। नेकनियति और लाभार्थी की सहमति बहुत जरूरी है। कार्य व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया जाना चाहिए और व्यक्ति को नुकसान सहने या जोखिम लेने के लिए सहमति देनी चाहिए। सहमति स्पष्ट रूप से बताई जा सकती है या बिना शब्दों के समझी जा सकती है। उदाहरण, ए एक सर्जन जानता है कि एक ऑपरेशन से जी की मृत्यु हो सकती है। जी एक दर्दनाक स्थिति से पीड़ित है। ए का इरादा जी की मृत्यु का कारण बनना नहीं है, बल्कि जी के फायदे के लिए ऑपरेशन करता है। जी ऑपरेशन के लिए सहमति देता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ स्टूडेंट्स। इरादा और लाभ। यह धारा इस बात पर जोर देता है कि किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कार्य, भले ही वे नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपराध नहीं है। यदि मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं है और व्यक्ति ने सहमति दी है। नेकनियति और सहमति बहुत जरूरी है। नेकनियति का मतलब है कि कार्रवाई किसी के फायदे के लिए ईमानदारी से की गई है। सहमति महत्वपूर्ण है, चाहे व्यक्ति स्पष्ट रूप से सहमत हो या उनके कार्य सहमति देते हों। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक डॉक्टर एक मरीज के तेज दर्द को दूर करने के लिए एक जोखिम भरी सर्जरी का सुझाव देता है। मरीज जोखिमों को समझता है, सर्जरी के लिए सहमति देता है और डॉक्टर मरीज के फायदे के लिए नेकनियति से इसे करता है। भले ही मरीज की मृत्यु हो जाए, डॉक्टर किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि कार्रवाई का उद्देश्य मदद करना था और मरीज द्वारा सहमति दी गई थी। धारा 27 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों या विक्षिप्त मन के लाभ के लिए सद्भावना से किए गए कार्य। मुख्य बिंदु, नाबालिगों या विक्षिप्त मन के लिए नेकनियति से किए गए कार्य। 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लाभ के लिए किए गए कार्य या विक्षिप्त मन के व्यक्ति के लिए
अभिभावक या कानूनी रूप से प्रभारी व्यक्ति की सहमति से, चाहे वह व्यक्त की गई हो या निहित हो। सुरक्षा के अपवाद: ए, जानबूझकर मौत का कारण बनना या मौत का कारण बनने का प्रयास करना। बी, ऐसे कार्य जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो जब तक कि मृत्यु गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए न हो। सी, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना जब तक कि मृत्यु या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए न हो। डी, किसी भी ऐसे अपराध को उकसाना जो सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। उदाहरण ए, एक माता पिता अपने बच्चे का जोखिम भरा ओवन ऑपरेशन करवाते हैं। ओवन ऑपरेशन से बच्चे की मौत हो सकती है, लेकिन ए का इरादा बच्चे को ठीक करना है। भले ही ओवन ऑपरेशन जोखिम भरा है, ए किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि कार्रवाई बच्चे के फायदे के लिए सद्भावना से की गई है। एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ स्टूडेंट्स: नेकनियति और संरक्षकता ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए ईमानदारी से किए गए कार्य जो अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं, जैसे कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या विक्षिप्त मन के व्यक्ति अपराध नहीं हैं यदि उनके पास अभिभावक की सहमति है। अपवाद: यह सुरक्षा तब लागू नहीं होती है जब कार्रवाई जानबूझकर मौत, गंभीर चोट या किसी ऐसे अपराध को उकसाने का कारण बन रही हो जो अनुभाग द्वारा कवर नहीं किया गया है। इसमें ऐसे कार्य भी शामिल नहीं हैं जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो, जब तक कि मृत्यु या गंभीर नुकसान को रोकने या गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए न किया जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल: माता पिता अपने बच्चे के लिए एक जोखिम भरी सर्जरी के लिए अधिकृत करते हैं, जोखिमों को जानते हुए लेकिन इलाज की उम्मीद करते हैं। यदि सर्जरी के परिणाम स्वरूप नुकसान होता है तो माता पिता और सर्जन इस धारा द्वारा तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि इरादा बच्चे का भला करना था और नेकनियति से किया गया था। सेक्शन 28 गलत सहमति: डर या गलत फहमी में दी गई सहमति। अगर किसी को चोट लगने का डर हो तो सहमति मान्य नहीं होती, या तथ्यों की गलत फहमी के कारण, खासकर अगर काम करने वाले को इस डर या गलत फहमी के बारे में पता है या पता होना चाहिए। अस्थिर मन या नशे की हालत में व्यक्ति द्वारा सहमति मान्य नहीं है अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो अस्थिर मन या नशे की हालत में होने के कारण अपनी सहमति की प्रकृति और परिणामों को नहीं समझ सकता है। नाबालिगों द्वारा सहमति 12 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति मान्य नहीं है जब तक कि संदर्भ कुछ और न बताता हो। तो आइए कानून के छात्रों के लिए सहमति के बारे में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करें। सबसे पहले, डर या गलत फहमी सहमति तभी मान्य होती है जब इसे स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। अगर कोई डर या गलत फहमी के कारण सहमति देता है और दूसरा पक्ष इससे अवगत है या उसे अवगत होना चाहिए तो सहमति अमान्य है। फिर सहमति देने में असमर्थता: जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों या नशे के कारण इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि वे क्या स्वीकार कर रहे हैं, वे मान्य सहमति नहीं दे सकते। यह उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है जो शायद जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम न हो। और अंत में, नाबालिग, आमतौर पर 12 साल से कम उम्र के नाबालिग मान्य सहमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने फैसलों के निहितार्थों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ माना जाता है। आइए इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि ए यह जानते हुए कि बी ए से डरता है, बी से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाता है। बी डर के कारण हस्ताक्षर करता है, इसलिए नहीं कि बी सहमत है। यह सहमति अमान्य है। एक और उदाहरण, सी जो नशे में है, डी को एक महंगी वस्तु बेचने के लिए सहमत होता है। चूंकि सी परिणामों को समझने में असमर्थ है, इसलिए यह सहमति अमान्य है। अंत में ई, एक 10 साल का बच्चा एक जोखिम भरी गतिविधि में भाग लेने के लिए सहमत होता है। यह सहमति अमान्य है क्योंकि ई 12 वर्ष से कम उम्र का है।
अब आइए धारा 29 पर चर्चा करें, अपवादों की सीमा। स्वतंत्र अपराध 25, 26 और 27 धाराओं में अपवाद उन कार्यों पर लागू नहीं होते हैं जो अपने आप में अपराध हैं, चाहे कोई भी नुकसान हुआ हो या सहमति दी गई हो। नुकसान और सहमति अप्रासंगिक। यदि कोई कार्य किसी भी नुकसान के बावजूद अपराध है जो सहमति देने वाले व्यक्ति को हो सकता है, तो सहमति कार्य को उचित नहीं ठहराती है। दृष्टांत, उदाहरण, गर्भपात का कारण बनना। गर्भपात कराना एक अपराध है जब तक कि महिला की जान बचाने के लिए सद्भावना से नहीं किया जाता है। यह अपराध इस बात की परवाह किए बिना बना रहता है कि इससे कितना भी नुकसान हो सकता है या महिला की सहमति है। इसलिए भले ही महिला या उसका अभिभावक सहमति दे, गर्भपात कराना ऐसी सहमति से उचित नहीं है। तो आइए कानून के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर गौर करें। कुछ अपराधों की स्वतंत्र प्रकृति। कुछ कार्य कानून के तहत स्वाभाविक रूप से अपराध हैं, चाहे कोई भी नुकसान हुआ हो या सहमति दी गई हो। इसका मतलब यह है कि सहमति होने पर भी यह कृत्य दंडनीय है। आइए एक वास्तविक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि एक डॉक्टर एक सहमति देने वाली महिला का गर्भपात करता है। यदि गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए नहीं है, तो महिला की सहमति के बावजूद यह एक अपराध है। सहमति कार्य को वैध नहीं बनाती है। अब आइए धारा 30 के बारे में बात करते हैं। बिना सहमति के व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किए गए कार्य। बिना सहमति के सद्भावनापूर्ण कार्य, किसी के लाभ के लिए सद्भावना से किए गए कार्य, भले ही उनकी सहमति के बिना। यह उस समय लागू होता है जब व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता है या समय पर सहमति प्रदान करने के लिए कोई अभिभावक नहीं है। सुरक्षा के अपवाद। ए, जानबूझकर मौत का कारण बनना या मौत का कारण बनने का प्रयास करना। बी, ऐसे कार्य जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो जब तक कि मृत्यु या गंभीर चोट को रोका न जाए या किसी गंभीर बीमारी का इलाज न किया जाए। सी, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना जब तक कि मृत्यु या चोट को रोकना न हो। डी, किसी भी ऐसे अपराध को बढ़ावा देना जो सुरक्षा के दायरे में नहीं आता है। दृष्टांत, मेडिकल इमरजेंसी। उदाहरण, गिरने के बाद जी बेहोश है। एक सर्जन ए जी की सहमति के बिना जी के लाभ के लिए एक आवश्यक ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। जानलेवा स्थिति। उदाहरण, जी पर बाघ ने हमला कर दिया है। अब बाघ को यह जानते हुए गोली मार देता है कि इससे जी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका इरादा जी को बचाने का है। यदि जी की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तत्काल चिकित्सा कार्रवाई। उदाहरण, एक बच्चे को दुर्घटना के बाद तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। एक सर्जन आपात स्थिति के कारण अभिभावक की सहमति के बिना ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। आग से बचाव। उदाहरण, एक बच्चा जलते हुए घर में है। अब बच्चे को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है ताकि उसे बचाया जा सके, यह जानते हुए कि गिरना घातक हो सकता है, लेकिन बच्चे को बचाने का इरादा है। यदि बच्चा मर जाता है तो आ ने कोई अपराध नहीं किया है। कानून के छात्रों के लिए स्पष्टीकरण। सद्भावना और सहमति की असंभवता। यह खंड किसी के लाभ के लिए सद्भावना से किए गए कार्यों की रक्षा करता है जब स्थिति की तात्कालिकता या अभिभावक की कमी के कारण सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती है। उदाहरण, मेडिकल इमरजेंसी। आपात स्थिति में बिना सहमति के काम करने वाले सर्जनों को संरक्षण दिया जाता है यदि उनके कार्यों का उद्देश्य रोगी को बचाना या लाभ पहुंचाना है। जानलेवा स्थितियां। तत्काल नुकसान को रोकने के लिए किए गए कार्य, भले ही जोखिम भरा हो, अगर सद्भावना से किया जाए तो सुरक्षित हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। एक सर्जन एक बेहोश मरीज की जान बचाने के लिए बिना सहमति के उसका आपातकालीन ऑपरेशन करता है। एक व्यक्ति किसी जंगली जानवर पर किसी पर हमला करते हुए गोली चलाता है जिससे पीड़ित को नुकसान होने का खतरा होता है, लेकिन उसे बचाने का इरादा होता है। नेक इरादे से बातचीत। बातचीत से नुकसान। अगर बातचीत किसी के फायदे के लिए की गई हो
तो बात करने वाला व्यक्ति उससे हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेडिकल कम्युनिकेशन एक सर्जन ए नेक इरादे से एक मरीज को बताता है कि उनके बचने की संभावना नहीं है। मरीज की मौत खबर के सदमे से हो जाती है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि बातचीत नेक इरादे से और मरीज के फायदे के लिए की गई थी। लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन नेक इरादा और फायदा। यह सेक्शन नेक इरादे से की गई उन बातों को सुरक्षा प्रदान करता है जो भले ही नुकसान पहुंचाए लेकिन सुनने वाले के फायदे के लिए की गई हों। यहां एक उदाहरण दिया गया है, मेडिकल डिस्क्लोजर। डॉक्टर्स को अक्सर बुरी खबरें देनी पड़ती हैं। अगर नेक इरादे से किया जाए तो ऐसे खुलासे सुरक्षित हैं, भले ही उनके गंभीर परिणाम हों जैसे सदमा या मौत। अब एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। एक डॉक्टर नेक इरादे से एक मरीज को एक लाइलाज बीमारी के बारे में बताता है। अगर मरीज को गंभीर प्रतिक्रिया होती है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है क्योंकि बातचीत मरीज के फायदे के लिए की गई थी। धारा 32 तुरंत मौत की धमकी के कारण किए गए कार्य। धमकी के तहत मजबूरी, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को छोड़कर जिनकी सजा मौत है, अगर कोई काम तुरंत मौत के डर से किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। सुरक्षा के लिए शर्तें। व्यक्ति ने खुद को स्वेच्छा से या मौत से कम नुकसान के डर से उस स्थिति में नहीं डाला होगा। सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब व्यक्ति को तुरंत मौत की धमकियों के कारण मजबूर किया गया हो। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण 1 स्वेच्छा से आपराधिक समूहों में शामिल होने पर कोई सुरक्षा नहीं। स्पष्टीकरण 2 अगर किसी गिरोह द्वारा तुरंत मौत की धमकी देकर मजबूर किया जाता है तो सुरक्षा लागू होती है। स्वैच्छिक जुड़ाव। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति स्वेच्छा से डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो जाता है क्योंकि उसे पीटे जाने का डर है। अगर उन्हें गिरोह द्वारा अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि उन्होंने पहली बार में उनके साथ जुड़ने का विकल्प चुना था। धमकी से मजबूर एक ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां एक व्यक्ति को डाकुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे तुरंत मौत की धमकी देकर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में उन्हें कानून की इस धारा के तहत संरक्षण प्राप्त है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन मजबूरी और उचित डर। यह धारा उन लोगों के लिए बचाव प्रदान करती है जिन्हें मौत की तत्काल धमकी के तहत अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है, बशर्ते उन्होंने खुद को स्वेच्छा से ऐसी स्थिति में न रखा हो। उदाहरण, गैर घातक नुकसान के डर से एक आपराधिक समूह में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलती है। धमकी से मजबूर। पकड़े जाने और तुरंत मौत की धमकी के तहत अपराध करने के लिए मजबूर होने पर सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तविक उदाहरण, एक लोहार को एक गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उसे तुरंत मौत की धमकी देकर एक घर में सेंध लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूरी के कारण वह अपराध का दोषी नहीं है। धारा 33 मामूली नुकसान। नुकसान के मानदंड। नुकसान इतना कम और नगण्य होना चाहिए कि एक समझदार व्यक्ति इसे आपत्तिजनक न समझे। मामूली असुविधा। ए भीड़ भाड़ वाली गली में चलते समय बी से टकरा जाता है। टक्कर मामूली है और इससे कोई चोट या महत्वपूर्ण असुविधा नहीं होती है। ए की हरकत को अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि एक समझदार व्यक्ति को शिकायत करने के लिए नुकसान बहुत मामूली है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन न्यूनतम नुकसान। यह खंड उन स्थितियों को संबोधित करता है जहां हुआ नुकसान इतना मामूली होता है कि यह शिकायत या कानूनी कार्रवाई का वारंट नहीं करता है। उदाहरण, मामूली टक्कर। हर दिन होने वाली छोटी मोटी घटनाएं जैसे सड़क पर किसी से हल्के से टकरा जाना अपने तुच्छ स्वभाव के कारण अपराध के रूप में योग्य नहीं है। एक व्यक्ति गलती से भीड़ भाड़ वाली जगह पर
दूसरे के पैर पर हल्के से कदम रख देता है। व्यक्ति को कोई चोट या महत्वपूर्ण दर्द नहीं होता है। कार्रवाई अपराध नहीं है, क्योंकि नुकसान बहुत मामूली है।